तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कंपनीज के रिलेटेड। तीन चार सेक्शन है, जैसे 115BA, 115BAA, 115BAB और 115BAC। ये तीन चार कुछ सेक्शंस है जो कि ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम देती है कि कुछ अलग तरीके से आप टैक्स ले सकते हो, कैसे क्या हम लोग इन डिटेल बात करते हैं। इसके लिए चार सेक्शन है, सेक्शन 115BA, सेक्शन 115BAB, सेक्शन 115BAA और 115BAC। आगे धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 115BA। सेक्शन 115BA जो है ये एक बहुत ही फालतू किस्म की सेक्शन है। फालतू किस्म की सेक्शन क्यों है उसका मैं रीजन वगैरह आपको लॉजिक वगैरह देना चाहूंगा। ऐसे मत समझो मैं इनकम टैक्स वालों को कुछ ऐसा फालतू वगैरह बोला, बिकॉज इसके अलावा जितने भी सेक्शंस है 115BA के अलावा नीचे जो दी हुई है BAA, BAB और BAC, ये सब रिसेंट में आई हुई है। 115BAC तो फर्स्ट टाइम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। 115BAA और BAB पिछले साल ही आया था, तो ये सब तो रिसेंटली आई है। 115BA जो BA है, जो फर्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये फालतू क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ। इसमें आपको टैक्स रेट मिलता है, जनरली कितना मिलता है, टैक्स एट द रेट 25%। जो आपको टैक्स रेट मिलता है वो 25% आपको टैक्स लगेगा। अदरवाइज क्या आपको 30% टैक्स लगता है, तो ये लोग बोलेंगे हम आपको कंसेशनल टैक्स रेट देंगे कितना, 25%। पर अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं उसके हिसाब से अगर प्रीवियस ईयर 18-19, अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, मतलब परसों प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, कितना 400 करोड़ तक है, तो आपको वैसे भी टैक्स रेट कितना लगेगा पता है, वैसे भी आपको टैक्स रेट कितना लगेगा, 25% ही लगेगा। तो उसमें क्या हो गया, ऑलमोस्ट 98%, 99% कंपनीज तो वहां पे कवर हो गई। भाई 400 करोड़ रुपए टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 400 करोड़ के टर्नओवर की बात कर रहा हूं। तो वो सब तो वैसे ही 25% में आ गई। तो उसके अलावा कितनी कंपनी बची, बहुत कम कंपनी बची है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम अगर 25% टैक्स रेट लोगे तो एक तो तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसके अलावा तुमको ये सब बेनिफिट जो नीचे दिए हुए हैं ये सब बेनिफिट तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, ये सब बेनिफिट तुम्हें फॉरगो करने पड़ेंगे, तब हम तुमको 25% टैक्स देंगे। तो इसीलिए पर्सनली या मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल कोई ये 25% वाला टैक्स रेट ऑप्ट नहीं करता, फिर भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, अपने सब्जेक्ट में है, तो हम लोग सीख लेते हैं। ये वीडियो किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए फाइनल, सीएस फाइनल, सीएमए इंटर, सबके लिए एप्लीकेबल है। और कोई और भी प्रोफेशनल देख रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है, ये सेक्शन का रेफरेंस चाहिए उसको, तो ये बेसिकली एप्लीकेबल है वीडियो। एलिजिबल एसएससी कौन होगा सर, एलिजिबल एसएससी होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दो कंपनी मतलब कंपनी होनी चाहिए, कंपनी का मतलब पता है अपने को क्या होता है, उसमें दो कंडीशन है, एक तो वो डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, दूसरी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। डोमेस्टिक कंपनी का सबसे पहले मतलब सीखेंगे तो याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो हमेशा डोमेस्टिक होगी। मैंने क्या बोला, अगर इंडियन कंपनी है वो तो हमेशा डोमेस्टिक होगी। उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है जिसने अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट इंडिया के थ्रू किया हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपका डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगी। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, तो वो तो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगी। उसके अलावा कोई और कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी, जिसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट ये सब मैंने अच्छे से सिखाया था, प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट थ्रू इंडिया किया हुआ है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगी। तो एक तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई, और दूसरी क्या कंडीशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसका काम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो एलिजिबल एसएससी कौन हो गया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। टैक्स रेट कितना रहेगा, टैक्स रेट रहेगा विल बी 25% इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये 4-5 कंडीशन जो नीचे दिया हुआ है अगर ये सेटिस्फाइड कर लेता है तो क्या बेसिकली क्या टैक्स रेट लगेगा, आपको 25% टैक्स रेट लगेगा। सबसे पहला क्या कंडीशन है, कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। जो कंपनी है वो 1 मार्च 2016 या उसके बाद रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सम बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल। कौन से बेनिफिट है हम लोग बाद में देखते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आपको जो
बेसिकली अगर ये 25% टैक्स रेट चाहिए तो आपको बेसिकली ये जो ऑप्शन है 115BA का वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले पहले। रिटर्न जब आप फाइल करने जाओगे उससे पहले पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वंस ऑप्शन एक्सरसाइज, अगर आप एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर देते हो तो एसएससी कैन नॉट रिफ्यूज। तो एसएससी जो है वो बाद में ऐसा नहीं बोल सकता कि पहले आप गए बोले कि हाँ मेरे को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, अभी अगले साल है आप बोलोगे नहीं हम लोग को नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते। वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज, अगर आप एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो एसएससी कैन नॉट रिफ्यूज। तो एसएससी बाद में कभी ना नहीं बोल सकता एक्सेप्ट इफ एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA। अगर वो 115BAA, 115BAA क्या होता है, नीचे वाला ही सेक्शन है, अगर इसमें तुमको जाना है तो तुम 115BA को छोड़ सकते हो। समझे समझे सर। तो क्या क्या कंडीशन है, पहला तो कंपनी रजिस्टर्ड कब होना चाहिए, 1 मार्च 2016 या उसके बाद होना चाहिए। कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऑप्शन रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आपको लेना है, और एक बार आपने ले लिया तो बाद में कभी इसमें से निकल नहीं सकते एक्सेप्ट 115BAA। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो पहला बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 3280। वैसे भी ये साल तो ये वैसे भी मिलने वाला नहीं है, पर सेक्शन के नीचे लिखा हुआ है तो हम लोग ने मानना है उसकी बात, और अपने को मानना है कि 3280 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्या अपना पीजीबीपी टॉपिक में आया था, याद है वही। फिर 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35AD का मतलब क्या होता है, वो 14 बिजनेस, स्पेशल बिजनेस से, पता है स्पेसिफाइड बिजनेस से कौन से, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो स्लरी पाइपलाइन फॉर पेट्रोलियम, बी हनी, बी वैक्स, हॉस्पिटल, होटल 2 स्टार और मोर, वो सब तो पता है, हॉस्पिटल 100 बेड और मोर, और भी बहुत सारे वो 14 बिजनेस नोटिफाई किए थे मैंने, याद कराने की आपको निंजा टेक्निक बताई थी, वो वाला आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 35 का साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट। साइंटिफिक रिसर्च में आपको कौन सा, अगर आप रिसर्च एसोसिएशन को करते हो, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब को आप क्या करते हो, आप बेसिकली रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन डोनेशन करते हो तो आपको 150% मिलता था। नेशनल लेबोरेटरी या आईआईटी को करते हो वो वाला, या फिर कोई कंपनी है जो ऐसी रजिस्टर्ड है उसके केस में 100% डिडक्शन। फिर अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो क्या होता है, आप खुद के लिए रिसर्च कर रहे हो तो प्री बिजनेस पोस्ट बिजनेस वो हम लोग ने सब सीखा था। ठीक है, फिर 35CCC। 35CC के सी क्या बोलता है, अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए, और 35CCD अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सबको मिलता है, आई एम सॉरी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम का बेनिफिट सबको मिलता है, और स्किल डेवलपमेंट का सिर्फ कंपनीज को मिलता है। 10AA वो 3 फेज में डिडक्शन मिलता था। फर्स्ट 5 ईयर कितना, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एज डिपॉजिट इन स्पेशल री इन्वेस्टमेंट रिजर्व व्हिचएवर इज लोअर, वो हम लोग ने सीखा था। चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80JJAA। चैप्टर 6A में जो आपको डिडक्शन मिलेंगे उसका किसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट किसका मिलेगा, एक तो 80JJAA। 80JJAA क्या होता है सर, 80JJAA बेसिकली सिंपल सा अलाउंस है। अगर आप एडिशनल एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो 30% ऑफ कॉस्ट का आपको बेनिफिट मिलता था, पता है वो वाला। और 80M जो है वो नया सेक्शन आया है, अमेंडमेंट सेक्शन है ये साल के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता रहेगा जो पिछले साल डिविडेंड का टैक्सेशन था वो अभी पूरा चेंज हो गया। अभी जो डिविडेंड जिसको मिलेगा उसके हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड टैक्सेबल होने वाला है। डीडीटी वो 115BBD है, ये सब रिमूव कर दिया है, ये सब इनऑपरेटिव हो गए। तो 80M में बेसिकली क्या है, इंटर कंपनी अगर डिविडेंड मिलता है तो उसका रिडक्शन का डिडक्शन है, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। तो उसमें 80M बेसिकली क्या बोलता है, 80M का डिडक्शन मिलेगा और 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा। और उसके बाद लास्ट का अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आप बताओ कोई क्यों लेगा ये वाला सेक्शन, आप बताओ कोई क्यों लेगा ये वाला सेक्शन, जब वैसे ही 25% टैक्स रेट ऑलमोस्ट सबको मिल रहा है, उसके बाद इतने डिडक्शन का क्यों कोई क्या करे, इतना डिडक्शन को क्यों कोई विड्रॉ करेगा, क्यों कोई फॉरगो करेगा, बेसिकली नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने बोला था ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल कोई लेता नहीं है। 115BA किसको, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टैक्स रेट कितना रहेगा, 25%, 25% इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन कंपनी रजिस्टर्ड कब होना चाहिए, 1 मार्च 2016 या उसके बाद। दूसरा कंडीशन कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कौन से बेनिफिट, ऐसे याद रखो, देखो 32AD, 35AD, 35CCC, 35CCD और
एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 में से 6 किसके हैं, 6 पीजीबीपी के हैं। 10 डबल ए और चैप्टर 6 से किसके हैं, डिडक्शन के हैं। तो ये डिडक्शन तो वैसे ही आपको याद हो गया, करेक्ट है। ये दोनों डिडक्शन के हैं, कौन कौन से डिडक्शन, 10 डबल ए और बाकी सब डिडक्शन एक्सेप्ट 80 डबल जे और एटीएम, ये तो वैसे ही याद हो गया अभी आपको। ये 6 में से कैसे याद रखो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट हमेशा साथ में ही रहते हैं, सीसीसी सीसीडी, इनका एक जोड़ी बना लो। 32 एडी और एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन भी 32 वो 2A करके कुछ सेक्शन होता है, 32 1 2A करके एक सेक्शन होता है, तो 32 32 करके एक जोड़ी बन जाएगा और 35 35 एक जोड़ी बन जाएगा, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 एडी स्पेसिफिक रिसर्च। तो ऐसे करके कुछ भी ऐसा मतलब करके आप याद कर दो तो आपका सेक्शन 115 ये याद हो जाएगा। इज इट ओके? एक बार के लिए आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, पढ़ लो, पॉज करके बेसिकली पढ़ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं 115 BAA पे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, सेक्शन 115 BAA। 115 BAA का ऊपर रेफरेंस आया था कि एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर आप एक्सरसाइज करते हो 115 BAA। तो 115 BAA क्या होता है देखते हैं। 115 BAA भी बेसिकली कंसेशनल टैक्स रेट ही है। ये किसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट है, ये ऊपर किसके लिए था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था। ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ऊपर किसके लिए था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था। ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। टैक्स रेट ऊपर 25% लग रहा था, यहाँ पे टैक्स रेट लगेगा 22%। कितना, 22% प्लस कंपल्सरी सरचार्ज 10%। टैक्स रेट 22% प्लस कंपल्सरी सरचार्ज। इसमें ऐसा नहीं है कि जनरली सरचार्ज कैसे लगता है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर 1 करोड़ के ऊपर अप टू 10 करोड़ है तो 7% सरचार्ज, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% सरचार्ज। यहाँ पे भले 1 रुपया भी इनकम हो, 22% इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नॉर्मली लगता ही है। तो आपका टैक्स रेट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168%। कितना, 25.168% टैक्स रेट आ जाएगा। एलिजिबल एसएससी कौन सी रहेगी, सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, कुछ डोमेस्टिक कंपनी। टैक्स एट द रेट 22% प्लस सरचार्ज एट द रेट 10% प्लस सेस एट द रेट 4%, तो टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, 25.168%। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहला कंडीशन क्या है, ऊपर वाला है कि सम बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल। कौन से सम बेनिफिट, जो ऊपर दिए हुए हैं वही बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पर उसके साथ एक और कंडीशन है कि इफ कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ और एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर सम बेनिफिट। समझो ये सब बेनिफिट की वजह से वो साल, मतलब समझो कि प्रीवियस ईयर 1920 एग्जांपल लेते हैं। पास्ट ईयर्स में सेक्शन 10AA की वजह से समझो तुम लोग को 6 लाख रुपीस का लॉस था, 6 लाख रुपीस का लॉस था। ये कैरी फॉरवर्ड होके ये साल में आ गया, करेक्ट। अभी ये साल में आप ऑप्ट कर रहे हो सेक्शन 115 BAA बेसिकली, ठीक है, 115 BAA आप ऑप्ट कर रहे हो। तो फिर ये जो 6 लाख का लॉस है जो सिर्फ 10AA की वजह से आया है, ये ऊपर वाला, ये आप ये टाइम पे बेसिकली कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये साल की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर समझो ये 10AA की जगह नॉर्मल बिजनेस लॉस होता, तो क्या सेट ऑफ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जस्ट बिकॉज जो ये बेनिफिट नहीं मिल रही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, फिर 10AA साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, स्किल डेवलपमेंट, ये जो बेसिकली डिडक्शन है, इसकी वजह से जो आपका लॉस आएगा वो आप ये साल, जिस साल आप ऑप्ट कर रहे हो सेक्शन 115 BAA, उस साल आप क्या नहीं कर सकते, उस साल आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है।
सेकंड वन, ऑप्शन एक्सरसाइज अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ऊपर भी वही पॉइंट था, ऑप्शन जो है आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक एक्सरसाइज करना है। वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज एसएससी कैन नॉट रिफ्यूज, एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया फिर आपको हमेशा यही ऑप्शन में रहना है, बाद में आप ऐसा ना नहीं बोल सकते कि भाई अभी मुझे ये ऑप्शन से निकलना है। और लास्ट, कंपनी शैल नॉट रिक्वायर्ड टू पे मैट, मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, 15% की रेट से लगता है। अगर आप ये सेक्शन लेते हो 115 BAA तो आपको मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, ठीक है। फॉर अदर, फिर यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ छोटू सा, फॉर अदर स्पेशल टैक्स रेट्स इनकम ओनली दैट स्पेशल टैक्स रेट विल प्रिवेल। मतलब क्या, जैसे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है एसटीसीजी 111 15%, एलटीसीजी 1128 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, जो हम लोग ने पढ़ा था। ये सब जो टैक्स रेट्स है वो ऐसे ही अप्लाई होंगी जैसे वो प्रोविजंस में लिखा हुआ है, उसके लिए 115 BAA का आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एक बार के लिए 115 BAA भी एक बार के लिए पढ़ लो, इतना ही है। मार्केट में हवा फैली हुई है कि बहुत टफ है, ये है वो है, इतना टफ नहीं है, जस्ट एक बार के लिए समझ लो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 115 BAB। सेक्शन 115 BAB क्या बोलता है, एलिजिबल असेसी, इस केस में कौन होगा, वो केस पे क्या था ऊपर, सबसे पहले 115 BA के केस पे मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी बोलो। सेकंड में क्या था, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी। यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है ही, उसके साथ न्यू कंडीशन ऐड कर दिया है, मतलब वो कंडीशन, डोमेस्टिक कंपनी तो होना ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो होना ही चाहिए, प्लस वो कंपनी न्यू भी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम ये टाइम पे रजिस्टर्ड बेसिकली होना चाहिए। तो उसको क्या, ये वाला 115 BA भी ले सकता है। यहाँ पे टैक्स रेट क्या रहेगा, हिस्ट्री में इनकम टैक्स की सबसे लो टैक्स रेट यहाँ पे कंपनीज के लिए दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। टैक्स रेट है 15% प्लस सरचार्ज कंपलसरी, यहाँ पे भी 10% प्लस सेस 4% कंपलसरी, तो इफेक्टिव टैक्स रेट कहा जाता है 17.16%। टैक्स रेट कंपलसरी 15%, सरचार्ज कंपलसरी 10%, सेस कंपलसरी 4%, तो 17.16% बेसिकली आपका टैक्स रेट है। सम बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल, जो ऊपर वाले बेनिफिट थे वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वही सेम ऊपर वाले बेनिफिट की वजह से ये टाइम पे कोई लॉस आता है तो वो आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक सेम, कंपनी को मैट नहीं पे करना पड़ेगा सेम, ये इंपॉर्टेंट। कंपनी सेटअप और रजिस्टर्ड, वो न्यू कंपनी का मतलब क्या होता है उसकी बात करें। कंपनी सेटअप होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, मतलब 30 सितंबर 2019 के बाद 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड कमेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन है वो 31 मार्च 2023 तक उसको चालू कर देना चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर 2019 से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और उसके 2-3 साल का जो भी पीरियड दिया है उसके अंदर अंदर उसको क्या करना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है। तो
यहां तक तो सेम पॉइंट थे तीन। ये वाला एक नया पॉइंट है कि 1 अक्टूबर 2019 तक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 31 मार्च 2023 तक उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इज इट ओके? जो सेक्शन 115 बी ए बी है उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस है। एडिशनल कंडीशन कैसी है? पहला, बिजनेस शुड बी न्यू। जो बिजनेस है वो नया होना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये कोई भी आपका अगर ये बिजनेस कर रही है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन किसका भी करी तो नया होना चाहिए। कोई पुराने बिजनेस का स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। स्प्लिटअप मतलब क्या? दो बिजनेस से एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया। जैसे अपना वो स्टैंडर्ड एग्जांपल है अमूल का, अमूल चीज अलग कर दिया, बाकी सब अमूल अलग कर दिया, ठीक है। स्प्लिटअप नहीं होना चाहिए। कोई एक ही बिजनेस को अलग अलग तरीके से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपका नया होना चाहिए। ये सब जो अपना प्रोविजन है वो 10AA में भी सेम था, फिर आपका 35AD में भी सेम था। ये बस वो रिपीट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। जो प्लांट एंड मशीनरी है आपका नया होना चाहिए, एक्सेप्ट 20% सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा और इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया में पहले डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ है। कंपनी जो बिजनेस में के लिए जो बिल्डिंग यूज कर रही है वो बिल्डिंग पहले कन्वेंशनल सेंटर या होटल के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। जो बिल्डिंग, ये एडिशनल कंडीशन है फॉर ओनली फॉर 115 बीएबी, बाकी के लिए नहीं है। जो कंपनी बिल्डिंग यूज कर रही है फॉर बिजनेस, वो बिल्डिंग पहले मतलब ये 115 बीएबी लेने से पहले कभी होटल या फिर कन्वेंशनल सेंटर के लिए यूज नहीं रहे, वही रहनी चाहिए। फॉर अदर स्पेशल टैक्स रेट जो है उसके लिए वही एप्लीकेबल होंगे जो टैक्स रेट दी हुई है। जैसे मैंने बताया वो 111 के लिए 15%, 112 के लिए 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पैसे। फिर इनकम अर्न बाय कंपनी, जो कंपनी इनकम अर्न कर रही है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को छोड़ के समझो कि एक कंपनी है जिसकी दो टाइप की इनकम है। पहली इनकम है मैन्युफैक्चरिंग से और दूसरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट वगैरह कमा रही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की इनकम है, जो ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूं, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की इनकम है उसी के ऊपर 15% टैक्स रेट लगेगा। उसी के ऊपर 15% टैक्स रेट लगेगा। उसके अलावा जितनी भी इनकम है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के दूसरे सोर्स से इनकम आ रही है, उसके ऊपर आपको 22% ही टैक्स रेट लगेगा। 22% कहां से लिया? यहां से लिया 115 बीएबी से, ठीक है, बीएए से। बेसिकली बीएए, बीएबी तो हमें पढ़ ही रहे। 115 बीएए से 22% लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? 5 एडिशनल कंडीशन है। पहला, बिजनेस नया होना चाहिए। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी में दो एक्सेप्शन है, 20% सेकेंड हैंड चल जाएगा, इंपोर्टेड चल जाएगा। फिर कंपनी जो बिल्डिंग यूज कर रही है वो पहले कन्वेंशनल सेंटर है, होटल यूज नहीं होने चाहिए। जो स्पेशल रेट टैक्स है वो स्पेशल जो रेट दिया हुआ उसी के हिसाब से आपको टैक्स लगाना है। प्लस उसमें ये ध्यान रखना है कि जो सरचार्ज वगैरह है वो कंपलसरी है तो वो तो लगेगा ही। फिर इनकम अर्न बाय कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से मतलब कंपनी अर्न कर रही है उसके ऊपर तो 15% ही टैक्स लगेगा। पर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट कमा लिया, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमा लिया, वो सब पे आपको क्या 22% से ही टैक्स भरना पड़ेगा। अभी नीचे कुछ नोट दिए हुए हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इफ असेसी ऑप्टेड सेक्शन 115 बी डबल ए, 115 बी डबल ए कौन सा? ऊपर वाला 115 बी ए सी, 115 बी ए डबल ए कौन सा है? अपना 22% वाला है, करेक्ट, यस। 115 बी ए सी क्या है? 115 बी ए सी ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम आई है, पता है आपको? वो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ऐसा स्लैब हो गया। वो कहाँ सर हम लोग सीख सकते हैं? इसी के नीचे ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा। वो लिंक बेसिकली क्या है? वो लिंक आपका फिनांस एक्ट में जो जो अमेंडमेंट आए हैं ये साल का, उसका वीडियो है। उसमें मैंने सबसे पहला पार्ट ही 115 बीएसी बहुत इन डिटेल डिस्कस किया है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। और 115 बीएडी भी वो वीडियो में डाला हुआ है। 115 बीएडी किसके लिए है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी एक ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम लेके आई है गवर्नमेंट, उसके बारे में। एंड इफ एनी अनअब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स देन इट विल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ बट शैल एडेड टू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ। समझो ना, ये सब छोड़ो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। हम लोग ने कुछ सीखा था, पता है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिला, पर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो आपकी ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी से तो लेस हो गया, करेक्ट है? जो आपका ब्लॉक है उसके डब्ल्यूडीवी में से तो लेस हो गया। तो चला तुमने वहां पे भी हमारा लेस कर लिया। नहीं, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक से लेस नहीं हम लोग करते तो एटलीस्ट हम लोग को क्या मिलता? नॉर्मल रेट पे तो डेप्रिसिएशन मिलता था, तो वहां से हम लोग ने लेस कर दिया। फिर जो लॉस था वो हम लोग ने ए साल में कैरी फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे तुम लोग ने हम लोग को बेनिफिट
बेनिफिट भी नहीं दिया वो लेस करने का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो वो केस में क्या करने का, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो ये साल में आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो ब्लॉक का रहेगा उसमें ऐड कर देना है, ये सेक्शन के अंदर जो हम लोग ने लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है, ये भी फिनेंस एक्ट वाले वीडियो में इन डेप्थ सिखाया है मैंने, तो टेंशन की बात नहीं, उसमें समझ जाएगा। और इफ असेसी ऑप्टेड सेक्शन 115 बीए जो सबसे पहले पढ़ा था, 115 बी डबल 22%, 115 बीएसी आपका अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, और 115 बीएडी आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन मैक्सिमम डेप्रिसिएशन विल बी कितना, 40%। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना आपका, 40%। एक केस ऐसा था जिसमें आपका 45% डेप्रिसिएशन लगता था, पता है, वो मोटर व्हीकल परचेस या पुट टू यूज इन स्पेसिफाइड डेट प्लस वो हायरिंग के पर्पस के लिए यूज किया तो आपको 45% डेप्रिसिएशन मिलता था, उसका आपको कितना मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम 40%। एक ही ऐसा केस है जहां पे 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें आपको मैक्सिमम 40% मिलेगा। तो होप सो ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप लाइक कर दीजिए, वीडियो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, डोंट टेक स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस मत लेना, बाकी कुछ नहीं, बाकी मजे करो यार, और मेहनत करो जितना हो सकता है। चलो बाय।